दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे बौद्धकालीन प्रमुख शिक्षा केंद्रों की। तो पहला हमारा शिक्षा केंद्र है, सबसे पहले हम लोग डालें टॉपिक बौद्धकालीन बौद्धकालीन प्रमुख शिक्षा केंद्र। बौद्धकालीन प्रमुख शिक्षा केंद्र। पहला हमारा जो विश्वविद्यालय हो गया वो गया तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय। अगर हम इसको मैप पर देखना चाहें तो ये मान लीजिए छोटा सा हमारा मैप हो गया हमारे देश का। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ईस्ट पोल हो गया, ठीक है, ये वेस्ट पोल हो गया। अब सबसे पहले हम देखेंगे स्थिति इस विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है। तो स्थिति तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारे देश के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ पर वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के पास स्थित है, लेकिन उस समय ये भारत में स्थित था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके भवन और पुस्तकालय। तो दूसरा यहाँ पे पॉइंट हो गया हमारा भवन और पुस्तकालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गांधार नरेश भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर की थी और बाद में यह तक्षशिला हो गया। ये बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, भारत का पहला विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वैदिक काल में हुई थी और वैदिक काल में ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। फिर उसके बाद जब भारत में बौद्ध शिक्षा का आगमन हो गया तो फिर बौद्ध शिक्षा का ये केंद्र हो गया। अब देखते हैं कि इसमें भवन और पुस्तकालय की क्या व्यवस्था थी। प्रारंभ में यहाँ पर एक भवन था, बाद में अनेक भवनों का निर्माण होता गया। जैसे जैसे विश्वविद्यालय का विस्तार होता गया वैसे वैसे भवन भी बनते गए। अब देखें कि भाई इसका जो प्रशासन और वित्त के बाद संदर्भ में बात करें तो प्रशासन और वित्त। विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए विश्वविद्यालय में जितने भी शिक्षक हुआ करते थे उन शिक्षकों में से जो सबसे वरिष्ठ और योग्य भी जो शिक्षक होता था उसको कुलपति के पद पर चयन किया जाता था और वह कुलपति ही अपने निर्देशन में फिर अलग अलग शिक्षण समितियों का गठन करता था जो कि कुलपति की प्रशासनिक व्यवस्था या देखरेख कार्य में मदद करती थी और उन्हीं के निर्देशन में शिक्षा की व्यवस्था चलती थी। अब बात करें भाई कि छात्रों का प्रवेश कैसे होता था। तो प्रवेश की बात करें, छात्रों का प्रवेश विश्वविद्यालय में उन्हीं छात्रों को प्रवेश मिलता था जो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते थे। जो छात्र प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते थे उनको बाहर कर दिया जाता था। प्रवेश के लिए कुछ शर्तें भी थी, जैसे जो छात्र हैं वो रोगी ना हो, चोरी ना करते हो, डाकू ना हो, ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता था। जाति का कोई बंधन नहीं था। अब हम बात करते हैं फीस की। फीस या शुल्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस समय तत्कालीन जो मुद्रा चलन में थी उसकी 1000 मुद्राएं ली जाती थी और ये जो मुद्राएं थी
या तो छात्र अपनी सुविधा के अनुसार एक मुश्त जमा कर सकता था, अर्थात किस्तों में भी जमा कर सकता था, ये सुविधा थी। अब हम बात करते हैं विषय की। ठीक, तो विषय, अब विषय में हमारे पास दो प्रकार के विषय आ गए बौद्ध शिक्षा में। एक धार्मिक विषय हो गए और लौकिक विषय हो गए, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक विषय में आ गए आपके बौद्ध धर्म आ गया, वैदिक धर्म आ गया, बौद्ध दर्शन आ गया, वैदिक दर्शन आ गया। अब इसी तरीके से अब बात करेंगे भाषा की। ठीक, लौकिक विषय में भाषा हो गई, तो भाषा में संस्कृत हो गई, पाली हो गई। संस्कृत पहले से चली आ रही थी, पाली बौद्ध दर्शन की अपनी निज भाषा थी, तो दोनों भाषाएं हो गई। ठीक है, अब व्याकरण हो गया, ज्योतिषी हो गया, और जो अन्य विषय थे जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, आयु विज्ञान हो गए, इतने ये विषय थे मुख्य मुख्य। अब इसका देखें कार्यकाल क्या था, कार्यकाल और पतन देख लें कि भाई कब तक ये रहा था। 550 ईसा पूर्व से लेकर और 450 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों तक तक्षशिला विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का केंद्र रहा। 450 के बाद फिर इसका धीमे धीमे करके पतन हो गया। जो इसका वैभव काल है वो 550 ईसा पूर्व से लेकर 450 ईसा पूर्व तक है। अब हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। अब मान लीजिए यहां पर हम तक्षशिला, ये हो गया था तक्षशिला। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय भारत के पूर्वी भाग में बिहार राज्य में, ठीक है, यहाँ पे पटना के पास ये था। तो ये हो गया आपका नालंदा, नालंदा। नालंदा स्थिति इसकी क्लियर होगी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने की थी। उन्होंने प्रारंभ में एक भवन का निर्माण किया था, फिर शनै शनै इस विश्वविद्यालय में उत्तरोत्तर भवनों का निर्माण होता गया। सर्वाधिक निर्माण कार्य है वो गुप्त शासकों ने किया था, और उन गुप्त शासकों में भी कुमार गुप्त प्रथम ने यहाँ पर 100 से अधिक भवनों का निर्माण कराया था। अब बात करते हैं कि इसके विवरण की। ठीक, तो इसका जो विवरण है वो ह्वेनसांग के द्वारा मिलता है। तो ह्वेनसांग के अनुसार पुस्तकालय और भवन देखें कि विश्वविद्यालय का भवन और पुस्तकालय की क्या स्थिति थी। तो उन्होंने ह्वेनसांग ने ह्वेनसांग के अनुसार, ठीक है, इस विश्वविद्यालय में 300 अध्ययन कक्ष थे, 300 अध्ययन कक्ष, ठीक है, और 8 बड़े सभा भवन थे, 8 बड़े सभा भवन थे, और 13 छात्रावास थे, 13 छात्रावास थे। और विश्वविद्यालय के चारों ओर, विश्वविद्यालय के, मान लीजिए ये विश्वविद्यालय, तो इसके चारों ओर 1 मील लंबी विश्वविद्यालय की दीवार थी और आधा मील वो चौड़ी थी। जो विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था ये 9 मंजिला था, 9 मंजिला पुस्तकालय था और 3 भागों में विभाजित था। रत्नसार, रत्नदधि, रत्नरंजक। रत्नसार में धर्म से संबंधित पुस्तकें रहती थी, रत्नदधि में विज्ञान से संबंधित पुस्तकें थी, और रत्नरंजक में कला से संबंधित पुस्तकें थी। अब इस वाले प्रश्न में दिक्कत ये आती है यहाँ पर कि हम प्रायः ये भूल जाते हैं कि रत्नसार वाले भाग में किसकी पुस्तकें रहती थी, रत्नदधि वाले भाग में किसकी पुस्तकें रहती थी, और रत्नरंजक वाले भाग में किसकी पुस्तकें रहती थी। मैं तो भूल जाता था, लेकिन हमने एक ट्रिक बनाई, उसके बाद फिर अब नहीं भूलता हूं। तो सार का मतलब होता है धर्म, तो सार को धर्म से कॉर्लेट कर लेंगे।
अब रत्न रंजक, देखिए यहाँ पर का वर्ण है, यहाँ पर का वर्ण है, तो इन दोनों को कॉर्लेट कर लेंगे, का से कला। तो ये वाला हम अपने भाग भूलेंगे। जब हमको दो याद हो गए, ये जो तीसरा बचा ये, तो इसको हम वैसे ही कॉर्लेट कर लेंगे। यदि हम नहीं कॉर्लेट कर पा रहे हैं तो देखिए, जो दधि का मतलब होता है दही, और दही का जमना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो यह दध से हम विज्ञान को कॉर्लेट कर लेंगे, इस तरीके से हम याद रख लेंगे, या तो सीधा सीधा या हम ट्रिक के माध्यम से। अब हम बात करें भाई कि प्रशासन और वित्त की क्या है। तो विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए जो विश्वविद्यालय का वरिष्ठतम या योग्य भिक्षु हुआ करता था, उसका चयन कुलपति पद के लिए किया जाता था, और फिर उसके निर्देशन में ही अन्य शिक्षण समितियों का चयन किया जाता था, चुनाव किया जाता था, जिससे शिक्षा व्यवस्था का संचालन होता था। वित्त के लिए, तो जो वित्त के लिए जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो दिया करते थे आर्थिक सहायता। दूसरी क्या है कि 200 से अधिक गांव मिले थे ठीक है, विश्वविद्यालय को 200 से अधिक गांव, 200 से अधिक गांव मिले थे, जिनके माध्यम से वित्तीय व्यवस्था चलती थी। अब बात करें भाई प्रवेश, तो यहां पर भी प्रवेश परीक्षा थी। फीस, फीस की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है इस विश्वविद्यालय में कि कितनी फीस दी। ठीक है, विषय की बात करें कि भाई विषय कितने थे, तो धार्मिक विषय थे और लौकिक विषय थे। धार्मिक में पुनः फिर आ गया आपका वही जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में थे कि भाई बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म, बौद्ध दर्शन और वैदिक दर्शन। अब बात आती है कि भाई कि चूंकि उस समय का, ये तत्कालीन समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, तो कितने इसमें शिक्षक रहे थे, कितने शिक्षार्थी रहे थे, तो इसका भी विवरण ह्वेन-त्सांग के जो साहित्य है उसे मिलता है। ह्वेन-त्सांग के अनुसार 1500 शिक्षक थे इस विश्वविद्यालय में, 1500 शिक्षक थे और 10,000 शिक्षार्थी थे, 10,000 शिक्षार्थी या छात्र थे। कुछ प्रमुख व्यक्तित्व तो देख लिए जाए, तो जब ह्वेन-त्सांग इस विश्वविद्यालय में आया था, तो उस समय इस विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र महोदय थे और प्रसिद्ध बौद्ध अनुयायी नागार्जुन शिक्षक थे। ह्वेन-त्सांग स्वयं इस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किया। उसने पहले ये इसने अध्याय जो एक शिक्षार्थी के रूप में प्रवेश लिया था, फिर वहीं पर ये अध्यापक भी हो गया था, शिक्षक भी हो गया था। अब जैसे जो 10,000 छात्र थे, ये जो छात्र थे वो दोनों जगह के थे, देश के भी थे और विदेश के भी थे। विदेशों में मुख्य रूप से श्रीलंका, जापान, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, चीन आदि देशों के थे। अब इसका देख लें भाई कि जो उपाधि क्या मिलती थी, ठीक है, तो परीक्षा और उपाधि, परीक्षा और उपाधि देख लें इसकी। जब छात्रों का अध्ययन कार्य पूर्ण हो जाता था, फिर उनकी क्या परीक्षाएं ली जाती थी। परीक्षाएं वो मौखिक होती थी। जो छात्र परीक्षा में पूर्ण हो जाते थे उनको स्नातक की उपाधि प्रदान की जाती थी। शेष छात्रों को पुनः अध्ययन के लिए रोक लिया जाता था। अब यहाँ पे देखें कि कार्यकाल और पतन। नालंदा विश्वविद्यालय मुस्लिम शिक्षा के आगमन तक बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। 1205 में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगा दी। ऐसा विवरण मिलता है कि वो आग 6 महीने तक चलती रही।
धीमे धीमे करके ये विश्वविद्यालय खंडन में बदल गया। इस प्रकार से इस विश्वविद्यालय का पतन हुआ। अब अगला जो विश्वविद्यालय है वो है वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थिति देखें तो ये एकदम पश्चिम में है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रति उत्तर में ये यहाँ पर होगा एडजस्ट, यहाँ पे ये काठियावाड़ तट है, ठीक है। वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रत्युत्तर में हुई थी और मैत्रिक नरेशों ने की थी। सर्वप्रथम मैत्रिक राजकुमारी दुग्धा ने एक भवन का निर्माण कराया था, फिर धीमे धीमे करके 100 भवनों का और निर्माण हुआ। अब देखें भाई इसकी तो दो चीजें कंफर्म हो गई कि स्थिति हो गई और स्थापना, भवन और पुस्तकालय। भवन के भी बारे में बात हो गई कि धीमे धीमे करके पहले एक भवन था, कालांतर में धीरे धीरे करके और भवन बढ़ते गए। अब बात करें प्रशासन और वित्त की, तो अन्य विश्वविद्यालयों के बाद इस विश्वविद्यालय का भी जो कुलपति है उसका चयन होता था और कुलपति के निर्देशन में ही शैक्षिक समितियां बनती थी जो शिक्षण कार्य की देखरेख करती थी। छात्रों का प्रवेश सभी वर्गों के लिए था। ये बौद्ध धर्म में जो शिक्षा का प्रावधान है वो वर्ण व्यवस्था में कायम नहीं था, वो सबके लिए शिक्षा के द्वार खुले थे, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, दोनों के लिए। तो छात्रों का जो प्रवेश है वो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। जो छात्र प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते थे उनको प्रवेश दे दिया जाता था और शेष को वापस कर दिया जाता था। अब बात करते हैं विषय की, ठीक है। तो धार्मिक और लौकिक दो प्रकार के विषय थे, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पर ज्यादा नहीं समय बर्बाद करना है। अब हमें इसका भी विवरण हवेनसांग के द्वारा मिलता है, ठीक, हवेनसांग के द्वारा। तो हवेनसांग ने बताया है कि इस विश्वविद्यालय में 200 शिक्षक थे, 200 शिक्षक थे और 6000 शिक्षार्थी थे और सफल परीक्षार्थियों को, सफल जो छात्र होते थे परीक्षा में, उनको स्नातक की उपाधि दी जाती थी। पतन, इसका भी पतन मुस्लिम शिक्षा के आगमन के बाद ही हुआ है बख्तियार खिलजी के द्वारा। अब अगला विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। ये भी यहीं पे पूर्वी भाग में देश के विक्रमशिला मगध राज्य में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लें विक्रमशिला विश्वविद्यालय। स्थिति ये पूर्वी भाग में हो गई। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशीय राजा धर्मपाल ने की थी 770-810 ईस्वी ने। अब इसका भवन और पुस्तकालय देख लें तो इसका जो विश्वविद्यालय की संरचना थी वो वृत्त के आकार में थी। ऐसे बीचों बीच में भगवान महाबोधि की मूर्ति थी और जो ये 4 दीवार थी इसमें 6 द्वार थे, 6 द्वार थे और प्रत्येक द्वार एक विशेष विषय से संबंधित था। मान लीजिए ये द्वार है तो धर्म से संबंधित है, ये है तो दर्शन से संबंधित है, ये है तो साहित्य से संबंधित है, ये मान लीजिए कर्मकांड से संबंधित है या कर्मकांड की भी शिक्षा दी जाती थी, ये ज्योतिषी से संबंधित है, ज्योतिष, और ये आर्य विज्ञान से संबंधित है, आर्य विज्ञान से संबंधित है। अब क्या होता था कि इस विश्वविद्यालय में जिन भी छात्रों को प्रवेश लेना होता था और जिस विषय में प्रवेश लेना होता था वो उसी द्वार पे आते थे जिस द्वार पर उनको प्रवेश लेना। मान लीजिए उनको धर्म में प्रवेश लेना है, धर्म की शिक्षा ग्रहण करनी है, वो धर्म मान लीजिए इस द्वार पर है तो यहाँ पर धर्म का एक विशेषज्ञ शिक्षक बैठा होता था,
वो उनसे प्रश्न पूछता था, और यदि छात्र सफल हो जाता था तो उसको विश्वविद्यालय में प्रवेश दे दिया जाता था, और उसके बाद वो विश्वविद्यालय में अध्ययन करता था, और जो असफल हो जाते थे उनको वापस कर दिया जाता था। इसी प्रकार से दर्शन से संबंधित, दर्शन वाले द्वार पे आएंगे छात्र, साहित्य वाले छात्र साहित्य वाले द्वार पर आएंगे। ठीक, एक क्रम से उसी तरीके से आते जाते थे। अब बात करते हैं कि भाई इसकी विषय क्या है। तो विषय सेम विषय हो गए, एक ही तरीके के लगभग लगभग करके विषय चल रहे थे। अब बात करनी है कि हवेनसांग ने इसका भी वर्णन किया है कि कितने इसमें छात्र थे और कितने शिक्षक थे। तो हवेनसांग के अनुसार इसमें 100 शिक्षक लगभग कार्य कर रहे थे। ठीक है, 100 शिक्षक, वैसे तो 108 का विवरण मिलता है, लेकिन हम 108 ही रखें। 108 शिक्षक कार्य कर रहे थे और 3000 विद्यार्थी थे, ये भी देश विदेश के थे। अब बात आती है कि भाई जब इतना ये बड़ा विश्वविद्यालय है, इतने छात्र हैं, तो उनकी वित्तीय व्यवस्था कैसे होगी। तो वित्तीय व्यवस्था के लिए ये कहा जाता है कि उस समय अनेक जो धनी वर्ग थे वो इस विश्वविद्यालय को सहायता देते थे, शुल्क भी छात्रों से लिया जाता था। और पतन है इस विश्वविद्यालय का, वो भी 1205 में पतन हुआ है बख्तियार खिलजी के द्वारा। इस तरीके से आज हमने बौद्धकालीन शिक्षा में प्रमुख शिक्षा केंद्र देखे, 4 हमारे हो गए, तक्षशिला हो गया, वल्लभी हो गई, नालंदा हो गया, ठीक, और विक्रमशिला। अगले हम अब क्लास में बात करेंगे भारत में ब्रिटिश शिक्षा का शुभारंभ। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिक्षा विचार को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।